हेलो एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं एड्यू फॉर बेस्ट के इस नए सेशन में। ये सेशन होने वाला है एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों का, हजारों बच्चों का सपना रहता है। हर साल हजारों बच्चे भारत से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए, एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग देशों में जाते हैं। बट क्या विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है 2024 में या नहीं? या फिर कैसी यूनिवर्सिटी, कैसे देश से आपको पढ़ाई करके आपकी डिग्री, आपकी एजुकेशन वैलिड रहेगी या नहीं? इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चीज़ें जानेंगे। हम सारे डाउट पे डिस्कशन करेंगे। हम डिस्कशन करेंगे उन सारी कंफ्यूजन्स के बारे में और उन सारी चीज़ों के बारे में जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और जो आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप 2024 में एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो। हम आज डिस्कस करेंगे उन कंट्रीज के बारे में जो सारे पैरामीटर फॉलो करती हैं। एक एडवाइजरी और एक अलर्ट एनएमसी ने 18 नवंबर की एफएमजीएल रेगुलेशन के तहत दिया था। इस एडवाइजरी में उन्होंने 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स डिस्कस किए। स्पेसिफिक पॉइंट्स स्टूडेंट्स को बताए, उन स्टूडेंट्स को जो विदेश से पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं। इस नोटिस का स्क्रीनशॉट आप मेरी स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे। इस नोटिस से ये साफ हो जाता है कि आपको किन चीजों का ध्यान स्पेसिफिकली रखना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां पे ये सारी गाइडलाइंस प्रॉपरली फुलफिल हो रही हैं और जहां पे आपको जाने में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। अगर आप वहां से पढ़ाई करते हैं तो आपकी डिग्री वैलिड रहेगी और आप एक अच्छे डॉक्टर भी बन पाएंगे। हर साल हजारों स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई करने जाता है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, गलत गाइडेंस की वजह से या फिर किसी भी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ऐसी यूनिवर्सिटीज या कंट्रीज में एडमिशन ले लेते हैं जिसकी वजह से वो पूरा सेशन में सफर करते हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसफर की तरफ देखते हैं। बट 2024 में ट्रांसफर भी एक ऑप्शन नहीं है। आज हम बात करेंगे डिटेल में सारी गाइडलाइंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस एडवाइजरी के बारे में जो हमें एनएमसी ने दी है। इस एडवाइजरी का फर्स्ट पॉइंट जो कहता है कि नेशनल मेडिकल कमीशन पब्लिश फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसेड, यानी कि एफएमजीएल रेगुलेशन उन्होंने दी थी। एक ऑफिशियल गैजेट उन्होंने दिया था जिस नोटिफिकेशन में उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी थी कि आपको कौन कौन से पैरामीटर फॉलो करने हैं। एनएमसी गाइडलाइंस ऑलरेडी बता देता हूँ, दोबारा से आपको एक आइडिया दे देता हूँ एनएमसी गाइडलाइंस है क्या। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है, इंग्लिश में पढ़ाई करनी है। आपका कोर्स करिकुलम जैसे कि इंडिया के अंदर है 54 मंथ की एजुकेशन, 1 साल की इंटर्नशिप, लगभग मतलब इतना तो आपको करना ही करना है। इससे ज्यादा करें तो आपकी विश है, लेकिन इतना तो आपको करना ही करना है। 54 मंथ का एजुकेशन और 1 साल का इंटर्नशिप। साथ ही साथ जिस कॉलेज से, जिस कंट्री से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां का लाइसेंस भी आपको लेके आना है, तभी आप भारत में डॉक्टर बन पाएंगे। आने के बाद आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना है। आपका सिलेबस भी भारतीय एजुकेशन की तरह 19 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते हैं, 19 सब्जेक्ट वहां पढ़ाए जाते हैं, ऐसा ही लगभग होना चाहिए। और तभी आपकी डिग्री और आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे, आपकी डिग्री वैलिड रह पाएगी। तो ये तो एनएमसी गाइडलाइंस है। अब इन एनएमसी गाइडलाइंस के तहत जो एडवाइजरी उन्होंने दी है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखो, फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने सारी चीजें मेंशन कर दी कि आपका जो है सिलेबस होना चाहिए सेम, आपकी जो है ड्यूरेशन पूरी होनी चाहिए 54 महीने की, उसके बाद इंटर्नशिप करनी है आपको, उसके बाद लाइसेंस लेके आना है आपको, इंग्लिश में पढ़ाई करनी है आपको। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने क्लियर कहा है कि इट्स बीन ऑब्जर्व्ड कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, ऐसी कंट्री में एडमिशन ले लिया जो आपको लाइसेंस नहीं दे पा रही है या फिर आपका कोर्स करिकुलम मैच नहीं कर पा रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होने वाली है अपनी एजुकेशन की वैलिडिटी को लेके। थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्लियरली कहा है कि कोई भी वेरिएशन, यानी कोई भी डिफरेंस अगर हुआ, मतलब ये पैरामीटर अगर आपने फुलफिल नहीं किए या इनमें कुछ भी कमी हुई, मतलब अगर मैं बात करूं मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश में, अगर आपने 3 साल पढ़ाई कर ली अंग्रेजी में, उसके बाद किसी और लैंग्वेज में, तो भी आपकी एजुकेशन वैलिड नहीं रहेगी। अगर आपकी 54 मंथ से कम की एजुकेशन है तो भी वैलिड नहीं रहेगी। अगर आपको लाइसेंस नहीं मिला तो भी वैलिड नहीं रहेगी। मतलब ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको कंप्लीटली फुलफिल करने हैं, इंक्लूडिंग नेक्स्ट। प्लस ट्रांसफर भी अलाउड नहीं है अब। पहले ट्रांसफर अलाउड होता था। एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं कि पहले क्या अलाउड था और अब क्या अलाउड नहीं है। पहले बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज, ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने जाते थे। पहले एनएमसी से पहले एमसीआई होती थी, एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज उन्होंने दे दी थी जिसमें आके आप पढ़ाई करते, आप पढ़ाई करके आते, एफएमजी का एग्जाम देते
उसके बाद आप आके इंडिया में सारी चीज़ें कर सकते थे, प्रैक्टिस कर सकते थे, लाइसेंस ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एनएमसी ने कहा कि हमारे पास कोई लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो मैंने आपको अभी बताया। उन सेट ऑफ रूल्स में और पुराने सेट ऑफ रूल्स में क्या डिफरेंस आया, उसकी वजह से कौन कौन सी कंट्रीज आपके लिए वैलिड रही, कौन सी नहीं रही, आज सारी बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं डिफरेंसेस क्या है। देखिए, पहले जो ड्यूरेशन था कोर्स का वो फिक्स नहीं था। फिलीपींस जैसी कंट्री में 4 साल की पढ़ाई होती थी, क्लिनिकल एजुकेशन 4 इयर्स की थी, बच्चे पढ़ के आते थे, एग्जाम देते, क्लियर करते थे और अपनी नौकरी करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एनएमसी ने कहा कि नहीं, 54 मंथ का मिनिमम एजुकेशन आपका होना चाहिए। पहले फॉरेन से पढ़ने वाले बच्चे को फॉरेन कंट्री में इंटर्नशिप मैंडेट नहीं थी। इंडिया से अगर आप जाके किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो आपको इंटर्नशिप करनी है वहाँ से। पहले लाइसेंस मैंडेट नहीं था, अब आपको लाइसेंस भी लेना है, यानी कि आपको एक ऐसी कंट्री में जाना है जो लाइसेंस आपको मतलब अपने स्टूडेंट्स के अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स को भी लाइसेंस प्रोवाइड करती हूँ। थर्ड, मीडियम ऑफ एजुकेशन वो शुरू से इंग्लिश था, इंग्लिश में ही रहा है, इंग्लिश में ही पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर अब आपका अलाउड नहीं है। एग्जाम पहले एफएमजी हुआ करता था, अब नेक्स्ट हुआ करेगा। डिफरेंसेस सबसे बड़े जो आए हैं वो कहीं ना कहीं ड्यूरेशन ऑफ कोर्स को लेके आए हैं। इंटर्नशिप मस्ट हो गई है, आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा और आप ट्रांसफर भी नहीं ले सकते। तो आपको हमेशा जो डिसीजन लेना है अपनी यूनिवर्सिटी का, उस कंट्री का, वो किस बिहाफ पे लेना है, एनएमसी गाइडलाइंस के बिहाफ पे। अब एनएमसी गाइडलाइंस आप समझ गए, डिफरेंसेस आप समझ गए, कौन कौन सी ऐसी कंट्री जो आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। उनसे पहले वो बात कर लेते हैं कि कौन सी कंट्रीज में आपको जाना फायदेमंद नहीं होगा या फिर आप कहीं ना कहीं सफर करेंगे। सबसे पहले मैंने जैसे बताया, फिलीपींस एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती है, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कम है, तो फिलीपींस एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा 2024 में पढ़ाई के लिए। अर्मेनिया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती है, फॉरेन स्टूडेंट को लाइसेंस नहीं देती है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ वैल्यू वाइज ऑप्शन। फिर अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे बच्चे मलेशिया जैसी कंट्री जाते थे, ये लोग भी अपने स्टूडेंट्स को लाइसेंस देते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को अपने यहाँ पे लाइसेंस नहीं देते हैं, कोई मतलब नहीं है ऐसी कंट्रीज में जाने का जहाँ से आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। इजिप्ट एक ऐसा कंट्री जहाँ पे आपका बजट थोड़ा सा हाई चाहिए। सेकंड, आपको एजुकेशन के लिए 7 साल लगेंगे। अगर आप 1 साल और एक्स्ट्रा एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 साल और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने में, तो डेफिनेटली इजिप्ट आप चूज कर सकते हैं। बट उससे बेहतर ऑप्शन भी आपके पास क्या है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ और कौन से ऐसे ऑप्शन है जो आपको कंसिडर नहीं करने चाहिए। चाइना एक ऐसा ऑप्शन था जो बहुत स्टूडेंट का बहुत फेवरेट रहता था। बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी, बजट यूनिवर्सिटी थी, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, एफएमजी रिकॉर्ड बहुत बढ़िया थे। लेकिन कोविड के बाद से लगभग 2.5 साल चाइना ने अपने बॉर्डर नहीं खोले हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी पढ़ रहे थे उन्होंने सफ़र किया है। करंट में जो कंडीशन है, जो जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप है इंडिया के, डेफिनेटली वो बिटर साइड पे है, तो वो भी आपको एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जिसकी वजह से चाइना को आपको 2024 में कंसिडर नहीं करना चाहिए। ये तो कुछ ऐसी कंट्री हो गई जहाँ पे आपको नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडिया में आके वापस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो विदेश में जाके ही सेटल होना चाहते हैं, विदेश में ही अपनी करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ तो आपको एनएमसी गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो अपना करियर वहीं बनाने वाले हैं, तो एनएमसी गाइडलाइन से आपको ले देना है नहीं। नीट के बिना भी आपका एडमिशन हो जाएगा, आप क्वालिफाई करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको हमेशा एक ऐसी कंट्री चूज करना चाहिए जहां से आपकी एजुकेशन के बाद आपकी जॉब का या फिर आपके प्रोफेशनल करियर का पाथवे इजी हो, आपको वहां की रेजिडेंसी मिल सके। आपने अगर ऐसी कंट्री चूज की जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन से बेटर नहीं है, या फिर वहाँ पे जॉब के स्कोप नहीं है, यहाँ पे आप या फिर आप वहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लैंग्वेज का कोई इशू है, तो डेफिनेटली बिना नीट क्वालिफाई करे या फिर क्वालिफाई करे भी ऐसी कंट्री में जाना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। करंट में बहुत बार ये देखा गया है और इस साल भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की क्वेरीज हमारे पास आई है जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है और वो जाना चाहते हैं एमबीबीएस अब्रॉड, और ऑलरेडी बहुत सारे कंसल्टेंट ने उनको ऑफर किया है कि आपको सिर्फ लिख के देना होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी से अपने आप किसी देश में पढ़ना चाह रहे हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको समझना पड़ेगा। एमबीबीएस में एडमिशन लेना या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना जब आप 12th करके जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये आपका लाइफ का वो डिसीजन है जो आपका पूरा करियर डिसाइड करेगा। आप इसमें स्टेप बैक नहीं कर सकते, ट्रांसफर अब अलाउड नहीं है। स्टूडेंट इन्फ्लुएंस होके
चले तो जाते हैं, लेकिन जब 6 महीने साल भर के बाद उन्हें पता लगता है कि उनका कोई भविष्य नहीं है, उस कंट्री में उनको नागरिकता मिलेगी नहीं और भारत में आने के बाद वो डिग्री वैलिड रहेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं वो वापस आते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, अगर आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ही आप एमबीबीएस में अब्रॉड में एडमिशन लें, अदरवाइज आपके लिए चीज़ें बहुत डिफरेंट हो सकती हैं और नेगेटिव हो सकती हैं। या फिर आप एक ऐसी कंट्री चूज करें जहां पे आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हो, पोस्ट ईयर एजुकेशन अपने करियर को अच्छे से बिल्ड कर सके। अगर आप देख रहे हैं कि किसी और कंट्री के अच्छे एग्जाम निकाल देंगे, यानी कि यूएसएमएलई, पी लैब जैसे एग्जाम अगर आप निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको कंट्री बेस्ड चूज करनी चाहिए जहां से आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले उन सभी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब ये तो बात होगी उन स्टूडेंट की जिन स्टूडेंट को वहीं पे करियर बिल्ड करना है, बट जो स्टूडेंट इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको सारी एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। एनएमसी गाइडलाइंस बता चुका हूँ कौन कौन सी कंट्री अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। रशिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन, सिंस 90s स्टूडेंट वहां पे पढ़ने जा रहे हैं इंडिया से अपनी मेडिकल एजुकेशन के लिए। इंडियन कम्युनिटी ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है, यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बजट यूनिवर्सिटीज आपको रशिया के अंदर ही मिलेंगी। और डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन इसलिए भी है क्योंकि जियोपॉलिटिकल स्टैंड जो इंडिया का रिलेशनशिप है रशिया से वो बहुत बेहतरीन है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी हो गया आपका, फूडिंग को लेके, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी ऑलरेडी है वहाँ पे, तो फूडिंग के लेके किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। हॉस्टल्स बहुत चीप है रशिया के अंदर, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट इन सबसे इंपॉर्टेंट है एनएमसी गाइडलाइंस। एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो होती हैं तो कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है लाइसेंस टू प्रैक्टिस। रशिया में आपको लाइसेंस मिलेगा, एनएमसी गाइडलाइंस सारी की सारी फॉलो होती हैं। रशियन लैंग्वेज में एग्ज़ाम होता है, 6 साल की पढ़ाई होती है, तो ड्यूरेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो भी बहुत अच्छा है। बजट 20+ लाख रुपीज़, यही केवल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप 20 लाख रुपए के अंदर या फिर 20 लाख प्लस के अंदर अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल, योर ट्यूशन फीस, अदर फॉर्मेलिटीज सब लगा के। इसके अलावा फिर अदर ऑप्शन आता है आपका कजाकिस्तान। अगर आप एक ऐसी कंट्री जाते हैं जो इंडिया के नियरेस्ट है, जहाँ पे फ्लाइंग टाइम थोड़ा सा कम है और डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए होगा, तो वो कजाकिस्तान भी हो सकता है, क्योंकि कजाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं जिनके रिकॉर्ड्स एफएमजी के पर्सपेक्टिव से भी और एजुकेशन की क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे इंडियन फैकल्टीज़ हैं, और 1-2 नहीं 6 इंडियन फैकल्टीज़ हैं। आप हमारी वीडियोस अगर देखेंगे जाके चैनल पे, तो आपको पता लगेगा कि इंडियन फैकल्टीज, इंडियन फूड, इंडियन स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है वो कितना अच्छे से सारी चीज़ों को, अपनी एजुकेशन को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को और कहीं ना कहीं क्लिनिकल एक्सपोजर को गेन कर रही है कजाकिस्तान में। तो कजाकिस्तान एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। चार्ट के माध्यम से अगर हम देखें, लाइसेंस आपको मिलेगा अनडाउटेडली, एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो होती हैं। एग्ज़ाम रशियन और कजाकी रशियन लगभग सेम है और इंग्लिश में भी होता है, तो उसको भी लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 साल की एजुकेशन है, क्लिनिकल एक्सपोजर भी अच्छा है, साथ ही साथ 25 लाख रुपीज़ के अंदर आपकी सारी ट्यूशन फीस का एक्सपेंडिचर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो एक अच्छा ऑप्शन कजाकिस्तान आपके लिए हो सकता है 2024 में, अगर आप एक ऐसी कंट्री जाते हैं जहाँ से आपको अच्छा एक्सपोजर मिले। फिर थर्ड ऑप्शन आपका उज़्बेकिस्तान आता है। उज़्बेकिस्तान पिछले कुछ समय में थोड़ा सा अंडररेटेड रहा है, बट सिंस को ये जो रशिया और यूक्रेन में डिस्प्यूट्स थे, उसकी वजह से बहुत सारे यूक्रेनियन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने जो मोबिलाइजेशन किया है वो उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की तरफ किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ उज़्बेकिस्तान के अंदर है। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी मैंने पर्सनली विजिट की है अभी रिसेंटली, और उन यूनिवर्सिटी में मेरे को जो कंफर्ट फील हुआ इन स्टूडेंट्स के बीच में, डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगा कि ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप एक नियरेस्ट ऑप्शन चाहते हैं और थोड़ा सा बजट एक्सपेंड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे भी सारी एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, लाइसेंस आपको मिलेगा। एग्ज़ाम यहाँ पे होता नहीं है, तो एग्ज़ाम के बिना ही आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ताशकंद मेडिकल एकेडमी, पर्सनली जो क्लिनिकल एक्सपोजर मैंने वहाँ पे देखा, या समरकंद स्टेट मेडिकल एकेडमी में, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस होगा स्टूडेंट्स के लिए। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हमने डाली है, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। उज़्बेकिस्तान के लिए भी आपका बजट लगभग 25 लाख रुपए का ही रहना चाहिए, और इससे ज़्यादा में आपको और बेहतर यूनिवर्सिटी भी उज़्बेकिस्तान में मिल जाएंगी, बट इतना एक्सपेंडिचर मिनिमम आपका उज़्बेकिस्तान में होगा।
फिर अगर मैं बात करूं किर्गिस्तान की, किर्गिस्तान भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी नियर है और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं, जैसे कि ISM, कस्मा, ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें ऑलरेडी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, तो ये भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम होता है लाइसेंसिंग का, लाइसेंस आपको मिलता है, NMC गाइडलाइंस फॉलो होती है, 6 ईयर एजुकेशन है, पेशेंट फ्लो ठीक ठाक है और डेफिनेटली आपको 25 लाख रुपीस के अंदर ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिफ्थ अगर मैं बात करूँ जॉर्जिया इज अ नेशन जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बेहतर मिलेगी। बहुत सारी इंटरनेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा हायर साइड पे है इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी रहेगा, बट कहीं ना कहीं लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो अगर आप एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो यूरोपियन कल्चर को थोड़ा बहुत फॉलो करता है, हालांकि ये कम्प्लीटली यूरोपियन कंट्री नहीं है, एशिया और यूरोप का इंटरसेक्शन है, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको वो कल्चर फील होगा और आप डेफिनेटली एक अच्छी यूनिवर्सिटी अगर चूज करते हैं तो आपको एजुकेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूजी के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, आपको लाइसेंस मिल जाता है वहाँ पे और उसके बाद आके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, अपनी नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हालांकि बहुत कंट्रोवर्सी है जॉर्जिया को लेके, बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, अगर आप जॉर्जिया की अच्छी यूनिवर्सिटी पिक करते हैं तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन आपके लिए होने वाला है। बजट यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड में रहेगा, 30+ लाख 35+ लाख आपका बजट जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी यू चूज। यहाँ पे ऐसी भी यूनिवर्सिटी जिनका बजट 55 लाख रुपीज तक जाता है, लेकिन वो वन ऑफ द फाइनेस्ट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आने वाले समय में आपको उन यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं उनके इंटरव्यूज भी देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कर पाएंगे उन यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपोजर इन स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के माध्यम से। ये तो वो ऑप्शन है जो कहीं ना कहीं बजट में बहुत अच्छे ऑप्शन है और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं और बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स भी हैं। इसके अलावा 2 और स्पेशल मेंशन है जो लिस्ट में हमने बेशक नीचे रखे हैं, बट बहुत अच्छे ऑप्शन है। नीचे रखने की वजह है क्योंकि MBBS अब्रॉड में मेरा मानना ये है मैक्सिमम स्टूडेंट इसीलिए आते हैं, कहीं ना कहीं उनका बजट साइड पे फोकस ज्यादा होता है और नेपाल और बांग्लादेश 2 ऐसे ऑप्शन है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे जाते हैं। नो डाउट आपको कल्चरली बहुत ही फैमिलियर फील होगा, फूडिंग में आप फैमिलियर फील करेंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है। आप कम्यूट की अगर बात करें तो बहुत इजी कम्यूट है, अगर कलकत्ता से बांग्लादेश जाते हैं तो और भी नियर पड़ता है, दिल्ली जाएंगे थोड़ा दूर पड़ेगा। नेपाल के लिए तो आपको एयर टिकट भी लेने की जरूरत नहीं है, बाय रोड ही आप जा सकते हैं। बट नेपाल की अगर मैं बात करूं सारी NMC गाइडलाइंस नो डाउट फॉलो होती है, बट बजट आपका थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे रहेगा। अगर आपका बजट 50+ लाख रुपीज है तभी आप नेपाल कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज नेपाल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर अगर बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश को इसलिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं क्लिनिकल एक्सपोजर जो है बिल्कुल इंडिया जैसा है, करिकुलम इंडिया जैसा है, बहुत अच्छे रिकॉर्ड भी रहे हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी भी है, इंडियन कल्चर, इंडियन फूड आपको बिल्कुल फैमिलियर फील होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। बट कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे बांग्लादेश में एडमिशन के लिए। आपकी एजुकेशन में 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो इंडिया से अब्रॉड पढ़ने जाते हैं वो कहीं ना कहीं मल्टीपल ड्रॉप्स लेने के बाद जाते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका 1 साल का ड्रॉप है या फिर 1 साल का गैप है अपनी एजुकेशन में, तो आपके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। आपका बजट 35 से 40 लाख रुपीज़ के बीच में हो सकता है और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो आप ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपोजर आपको मिलेगा, बशर्ते कि आप एक अच्छा गाइड, एक अच्छा कंसल्टेंट, एक अच्छा मेंटोर हायर कर रहे हो। इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। अगर आपका गैप या फिर आपका बजट में कोई इशू नहीं है तो डेफिनेटली नेपाल और बांग्लादेश आप टॉप प्रायोरिटी पे कंसिडर कर सकते हैं। ये वो 7 ऑप्शन है जो आपको कंसिडर करने चाहिए 2024 में। साथ ही साथ आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की सारी चीज़ें, उस कंट्री की सारी चीज़ें, सारी गाइडलाइंस तो मैंने आपको बता दी, लेकिन ये यूनिवर्सिटी कैसी है, सिर्फ बजट को ही देख के एडमिशन नहीं लेना है या फिर किसी स्टूडेंट की वीडियोस देख के या फिर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वीडियोस से इन्फ्लुएंस होकर आपको नहीं देखना है। आपको सारी चीज़ें कंसल्ट करके, अपने बजट को कंसल्ट करके एक वाइज डिसीजन लेना है, सो दैट आपके पास कोई भी रेग्रेट ना रहे बाद में, क्योंकि अब ना तो ट्रांसफर का ऑप्शन अवेलेबल है और ना आप स्टेप बैक कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट MBBS अब्रॉड जाते हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है, उनके पेरेंट्स अपनी हार्ड अर्न मनी उनकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत वाइजली डिसीजन लेना है और स्पेसिफिकली अपनी ट्यूशन फीस
आपको जाननी है। जाने से पहले अपनी ट्यूशन फीस आपको यूनिवर्सिटी में जमा करनी है, यूनिवर्सिटी अकाउंट में जमा करनी है, अपनी हॉस्टल फीस आपको हॉस्टल में जाके देनी है। तो ये 7 ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं और इन 7 ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हैं इन 7 कंट्रीज में से कौन सी यूनिवर्सिटी बढ़िया होंगी। आप कंसल्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और किसी स्पेसिफिक वीडियो के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं डेफिनेटली हमें बताइएगा। वी विल डू दिस फॉर यू पीपल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको डिसीजन जो लेना है बहुत वाइसली लेना है, सो दैट आप रिग्रेट ना करें।